का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको दिखाते हैं ऑन द शो कौन सी बड़ी खबरें आज हमारे शो का हिस्सा हैं। शुरुआत चावल की खबर के साथ। चावल की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार करेगी नई कोशिश। क्या कोशिश है ये जानेंगे। खाद्य महंगाई के मोर्चे पर चुनौती बरकरार रहेगी। ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं कि खाद्य महंगाई के मोर्चे पर यह चुनौती जो है वो बनी रहेगी। क्या वो संकेत हैं, इनको पकड़ेंगे। कैसे थमेंगे हवाई किराए। हवाई किराए में तेज इजाफा हुआ है। एयरलाइन सेक्टर में जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है वो लगातार आपको मनी सेंटर पर पता चल रहा है और ऐसे में हवाई किराए को रोकना बड़ी चुनौती है। इस पर चर्चा होगी। इंजीनियर्स के लिए नौकरियों का संकट। केवल 10% इंजीनियर्स को ही मिल पा रही है नौकरी। आगे मुश्किल बढ़ सकती है। क्या है दिन की बड़ी खबर, इसको जानेंगे। और मुश्किल में छोटी कारों का बाजार। छोटी कारों का बाजार नए साल जो आने वाला है वो छोटी कारों के लिए शायद अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्या कुछ संकेत हैं इस बाजार से, ये जानेंगे। और यूके में भी आ गया कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स पर आपको हमारा इकोनॉमिकम याद होगा, हमने आपको बताया था पूरी दुनिया में मुहिम शुरू हो रही है और यूरोपियन यूनियन के देशों के बाद अब यूके ने भी कह दिया है कि हाँ भाई कार्बन टैक्स आएगा। इसकी तारीख दे दी है। क्या तारीख है, कैसे ये टैक्स लगेगा, ये आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे मनी सेंट्रल में। फिलहाल खबर चावल की। देश में चावल की बढ़ती हुई रिटेल कीमतों को देखते हुए सरकार ने सोमवार को चावल उद्योग संगठनों को चावल की रिटेल कीमतें घटाने के लिए कदम उठाने को कहा है। सरकार ने यह साफ किया है कि चावल के मुनाफाखोरों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। सोमवार को केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में चावल उद्योग के संगठनों के साथ बैठक हुई, जिसमें उद्योग को यह हिदायत दी गई कि इस बीच सरकारी एजेंसियों की चावल खरीद में गिरावट देखी जा रही है। अब तक सरकारी एजेंसियों ने 243 लाख टन के करीब चावल की खरीद की है, जो पिछले साल के मुकाबले 13% कम है। भाई निर्यात रोक दिया, मुनाफाखोरी पर सख्ती कर रहे हैं, खरीद हो नहीं रही है, कीमतें लगातार बनी हुई हैं ऊपर के स्तर पर। सर, चावल की कीमतों पर इस फैसले का अब क्या असर होगा कि सख्ती करेगी सरकार? ये तो घबराहट दिखा रही है सरकार की। अब सरकार घबराहट और बेचैनी में देखती है। हम लोग मनी सेंटर में लगातार आपको बता रहे हैं कि ये साल अनाज के लिए सरकार की के लिए चुनौतियां बनता जा रहा है और अब एक और नीति जो सरकार ने हाल फिलहाल में फैसले किए थे उनका कोई बड़ा फायदा और खाद्य अर्थव्यवस्था को नहीं मिला। नवंबर में चावल की कीमतें बाजार में करीब 12% बढ़ी हैं। ये स्थिति तब है जबकि खरीफ की फसल सर पर है और खरीफ की फसल की खरीद चल रही है। खरीफ के उत्पादन के आंकड़े पहले थोड़े समय के बाद आए थे और उसमें स्पष्ट था कि इस बार चावल की या धान की पैदावार पिछले साल से कम रहेगी। अब पूरी खाद्य अर्थव्यवस्था में एक नए तरीके का दबाव बनना शुरू हो गया है। अंततः सरकार को मिलर से कहना पड़ा कि मुनाफाखोरी कर रहे हैं और उन्हें इसे रोकना होगा। लेकिन फिलहाल जो बाजार में मांग और आपूर्ति की परिस्थिति है और जो सरकार के पास उपलब्ध भंडार है और जो निजी भंडार लोगों के पास है, वो किसी तरह से इस तरीके का संकेत नहीं दे रहे कि चावल की कीमतों में आने वाले समय में कमी हो पाएगी निर्यात रोकने के बाद भी। और सबसे ज्यादा जो असंगतिपूर्ण या सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात शुभम है वो ये है कि दोनों प्रमुख फसलों का निर्यात एक साल से बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी भारत में अनाज की महंगाई कम होती नहीं दिखाई दे रही। गेहूं का निर्यात भी बंद और चावल का निर्यात भी बंद है। इसका अर्थ ये कहीं ना कहीं ये है कि पूरी की पूरी खाद्य अर्थव्यवस्था में ढांचागत रूप से कुछ बड़ी चुनौतियां दिखाई दे रही है। गन्ने से चीनी की कम रिकवरी की वजह से इस साल चीनी का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले पिछड़ा हुआ है। चीनी उद्योग के संगठन इस्मा के मुताबिक अक्टूबर से शुरू हुए मौजूदा चीनी वर्ष 2023-24 में 15 दिसंबर तक चीनी उत्पादन करीब 74 लाख टन रहा है। पिछले साल इस दौरान देश में 83 लाख टन चीनी का उत्पादन हो गया था। सर, चीनी को लेकर सरकार में भ्रम की स्थिति क्यों है? कल भी हमने एक खबर ली थी इथेनॉल वाली, आज फिर अभी एक कम उत्पादन की खबर आ गई। देखिए, ये लगभग वही स्थिति जो गेहूं और चावल के साथ हो रही थी वही चीनी के साथ हो गई। चीनी को लेकर सरकार ने पिछले दिनों में अपनी 3-4 नीतियां अलग अलग तरीके से बदली और कोशिश ये थी कि कीमतों को थामा जा सके। पहले तो उत्पादन का आंकड़ा देखिए, इस्मा से जो आंकड़ा है उस हिसाब से उत्पादन में करीब 11% की गिरावट है। 11% की गिरावट चीनी की कीमतों को बाजार में गरमाने के लिए या तेज रखने के लिए पर्याप्त है। सरकार ने पहले ये कोशिश की कि गन्ने को इथेनॉल में जाने से रोका जाए जिससे कि चीनी का उत्पादन बढ़ाया जा सके, लेकिन उसके बाद चीनी कंपनियों का विरोध हुआ और दबाव बना तो उस नीति में बदलाव कर दिया गया। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि इस साल खरीफ के फसल में की पैदावार, चीनी का उत्पादन भी कम होने वाला है। गन्ने से रिकवरी लगातार घट रही है। यह भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है
जहां सरकार किसी भी दखल के बाद भी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं रोक पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस साल चीनी का का उत्पादन कम है, चीनी की आपूर्ति बाजार में सीमित है। तो गन्ने, गेहूं, चावल और चीनी, ये तीनों महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं, तीनों महत्वपूर्ण खाद्य उत्पाद महंगाई की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर से मार्च 2024 के दौरान खाने की थाली मसालों की वजह से और महंगी हो सकती है। बुआई में कमी और कुछ जगह पर खराब फसल होने की वजह से जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च और अन्य मसालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिस वजह से मसालों की महंगाई और बढ़ रही है। पहले ही जुलाई में से मसालों की महंगाई 22% के ऊपर बनी हुई है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दिसंबर और मार्च के बीच मसालों की खुदरा कीमत में 0.6% की और बढ़ोतरी हो सकती है। सर, खाद्य महंगाई की तस्वीर आप कैसी बनती देख रहे हैं फिर? ये बिल्कुल उसका उल्टा है जो रिजर्व बैंक ने भी हाल में अपनी पॉलिसी में कहा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि नवंबर के बाद भारत में खाद्य महंगाई में गिरावट दिखाई देगी, लेकिन यहाँ परिस्थिति बिल्कुल उल्टी होती दिखाई दे रही है। स्पाइसेस जो डबल डिजिट के इन्फ्लेशन में है, 2.5 के अंक की महंगाई में है, उसमें चौथा बड़ा हिस्सा है। ये चौथा बड़ा प्रोडक्ट है भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था का, खाद्य थाली का स्पाइसेस, जिनमें 22% की महंगाई दिखाई दे रही। और इसके बाद खाद्य महंगाई का ये दौर रबी की फसल तक बना रहने वाला है। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि रबी की फसल रबी की जो बुआई के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो पिछले साल से कम है, और उससे महंगाई की अंतर्धारणा और मजबूत होती दिख रही है। यानी ये पूरी महंगाई जिसको हम खुदरा महंगाई जिसको हम पिछले करीब 8-9 महीने से देख रहे हैं, ये रबी की फसल तक कंटिन्यू करेगी, वहां तक जारी रहेगी। बैंकों ने रिजर्व बैंक से उन दिशा निर्देशों को 3 महीने के लिए टालने को कहा है, जिनमें बैंकों को उन ग्राहकों से दंडात्मक ब्याज दर वसूलने पर रोक लगाने की बात कही गई जो ग्राहकों से समय पर कर्ज भुगतान नहीं कर पाने के समय ली जाती थी। रिजर्व बैंक ने इन नियमों को 1 जनवरी से लागू करना था, 2024 से कुछ ही दिन रह गए थे, 11-12 दिन, लेकिन बैंक चाहते हैं इनको 31 मार्च 2024 के बाद लागू किया जाए। सर, 3 महीने में क्या हो जाएगा? 3 महीने के टालने के लिए क्यों बोल रहे हैं बैंक इससे सहमत नहीं थे कि अगर कोई समय पर किस्त नहीं चुका पाता तो उस पर पीनल इंटरेस्ट लगाया जाए। आरबीआई की तरफ से कहना था कि अगर चार्ज लगाया जाए पर पीनल इंटरेस्ट लगाए जाने की जरूरत नहीं। बैंकों का मानना यह है कि इस वित्त वर्ष के पूरे होने के बाद ये व्यवस्था लागू की जाए, ताकि उनको अपने अकाउंटिंग में और अपने हिसाब में सुविधा मिल सके, और 31 मार्च के बाद इसे लागू किया जाए। रिजर्व बैंक हालांकि इसे मानेगा कि नहीं मानेगा ये देखने की बात है, पर यह प्रक्रिया रिजर्व बैंक ने उचित नहीं पाई थी, और इसका मानना था कि ये कई तरीके से इससे एथिकल भी नहीं है कि कर्ज ना चुकाने वाले लोगों पर किस्त के बाद, टूटने के बाद दंडात्मक पीनल इंटरेस्ट लगाया जाए, ब्याज लगाया जाए। गो फर्स्ट बंद होने के बाद जिन हवाई रूट्स पर दूसरी एयरलाइंस कंपनियों की मोनोपोली या डुओपोली बढ़ गई है, उन पर हवाई किराए कई गुना बढ़ चुके हैं। गो फर्स्ट के बंद होने से पहले लेह श्रीनगर रूट पर सिर्फ 3300 रुपये में से कम किराया लगता था, अब किराया बढ़कर 10,600 रुपये के ऊपर पहुंच गया। इसी तरह जयपुर गोवा रूट पर पहले 5,000 रुपये में आपको टिकट मिल जाती थी, अब 11,000 रुपये में नहीं मिल रही है। श्रीनगर, चंडीगढ़, बागडोगरा, गुवाहाटी और पुणे नागपुर रूट्स पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। सर, कैसे काबू आएंगे ये किराए? ये एविएशन के किराए पूरी तरह सरकार के नियंत्रण से बाहर निकल रहे हैं, और जो परिस्थिति लगातार दिख रही है उसमें केवल ये तो छोटे रूट है, ट्रंक रूट से। मेन रूट्स में भी अगर आप डेली बैंगलोर की फ्लाइट्स देखें, डेली हैदराबाद की फ्लाइट्स देखें, तो इन पर भी कई गुना किराया है। बाजार में जब ज्यादा विमान सेवाएं थी तब भी किराए काफी ज्यादा थे, और अब तो केवल सीमित तौर पर इंडिगो और एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया जैसे 2 समूह बचे हैं जिनके पास अधिकतम क्षमता मौजूद है। और इस समय जबकि भारत में ट्रैवल अब धीमे धीमे वापस लौट रहा है, नए सिरे से बिजनेस ट्रैवल शुरू हो रहा है, तब किराए पर नियंत्रण असंभव सा दिखाई दे रहा है। सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा। हमें याद है कि पिछले दिनों एक संसदीय समिति ने भी इस बात पर चर्चा की थी, इस पर इशारा भी किया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सरकार फिलहाल बाजार में कोई दखल देने की स्थिति में नहीं है। और जब तक बाजार में कोई नई एयरलाइंस नहीं आ जाती, उड़ानों की संख्या नहीं बढ़ती, तब तक विमान किराए के कम होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। इसमें दूसरा पहलू और भी है कि एटीएफ की कीमतें, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, उसकी कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी बनी हुई है, और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ने के बाद अब एटीएफ में अगर कच्चे तेल की कीमतें आने वाले समय में और बढ़ती हैं तो एटीएफ की महंगाई कंपनियों को और ज्यादा प्रभावित करेगी और उन्हें किराया बढ़ाने के पर मजबूर करेगी।
रेमिटांस के जरिए भारत में आने वाला पैसा इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के दौरान भारत में रेमिटेंस के जरिए 125 अरब डॉलर आने का अनुमान है, जो दुनिया के किसी भी देश में रेमिटांस से आने वाले पैसे में सबसे ज़्यादा है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 12% से ज़्यादा की ग्रोथ आ सकती है। 2022 में भारत में 111 अरब डॉलर का रेमिटेंस आया था। सर, क्या छिपा है इन आंकड़ों के भीतर? ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में रेमिटांस का तरीका बदल रहा है। तो भारत में आने वाला रेमिटांस अब यूरोप और अमेरिका से आ रहा है, यानी जो मिडिल क्लास या जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो रेमिटांस दे रहे हैं। जबकि पहले भारत में आने वाले जो पैसे थे या जो विदेशी मुद्रा थी वो आमतौर पर मध्य पूर्व के देशों से आती थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चाइना से ज्यादा पैसा अब भारत में विदेश में रहने वाले लोग भारत को भेजेंगे। तो रेमिटांस से कम से रिजर्व बैंक को थोड़ी सी राहत मिलती है विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने में। और भारतीय अर्थव्यवस्था में, खासतौर से भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वहां से जो लोग विदेश में काम करते हैं, और अब शहरी अर्थव्यवस्था में भी, वहां भी लोगों के निवेश और बचत का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। वैश्विक मंदी की आहट से इंजीनियरिंग की नौकरी पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। बुरे असर की वजह से नौकरियां कम मिलेंगी। अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में तैयार होने वाले करीब 15 लाख इंजीनियर्स में से मात्र 10% पर नौकरी होगी। टीम लीज डिजिटल की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई। इस स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि आईटी कंपनियों की ओर से फ्रेशर्स की हायरिंग 35 से 40% तक कम की जाएगी। इस बीच एक रिपोर्ट यह भी है कि स्टार्टअप्स की ओर से साल 2023 में 28,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया। सर, क्या स्थिति है यहाँ से और खराब हो सकती है, क्योंकि अगले 1-2 साल में तो हम लोग मंदी की बातें सुन रहे हैं? पिछले एक साल में भारत में फ्रेशर्स की आईटी सेक्टर में हायरिंग लगभग खत्म हो गई, शून्य हो गई। कई सारी बड़ी कंपनियों ने फ्रेशर्स की हायरिंग बंद की। जो छटनी हुई स्टार्टअप कंपनियों में या आईटी सेक्टर में वो अलग है, नई हायरिंग्स नहीं हुई हैं। जबकि भारत के पास एजुकेशन का, कंप्यूटर एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन का एक बड़ा ढांचा है, जहाँ काफी बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें बेहतर नौकरियों की जरूरत है। और ये बड़ा मिसमैच है जो बाजार में एजुकेशन के मार्केट और एम्प्लॉयमेंट के मार्केट में उभरता दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर से देखें तो पिछले 7-8 साल में भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने, सबसे ज्यादा परिवारों ने अपने बच्चों को आईटी और आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेजा और इसके कोर्स कराए। और यही वो क्षेत्र था जिसमें उम्मीद थी कि कोविड के बाद डिमांड आएगी, लेकिन वहां अब रोजगार की मांग बुरी तरह बैठी हुई है। 2 बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण कंपनियों के पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं, और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आईटी कंपनियों में बड़ा पुनर्गठन चल रहा है पूरी दुनिया के स्तर पर और भारत के स्तर पर भी। ये दोनों चीजें अभी तक सक्रिय हैं और जिन्होंने भारत के आईटी बाजार को, जॉब बाजार को पूरी तरह सिकोड़ दिया है। इसके बाद जो अगली बात शुभम ने कही वो ये कि अगले साल दुनिया में मंदी आने की संभावना है। दुनिया के सारे बड़े बाजारों में मांग टूटती दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर जो सबसे बड़ा रोजगार देने वाला इंजन था भारत में, उसके लिए अगला साल और ज्यादा और अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इसलिए सर्वे मान रहा है कि अगले एक साल में फ्रेशर्स की हायरिंग, यानी नए लोगों की हायरिंग में 40 से 50% की कमी आएगी। सर, इन नौकरियों में वापसी की उम्मीद आप कब तक देख रहे हैं? आईटी सेक्टर में हमें जब एक बार बड़े टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आते हैं शुभम, तो कहना मुश्किल होता है कि वो शिफ्ट किस तरह से सेटल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर 2 पैरेलल फोर्सेस, 2 पैरेलल ताकतें काम कर रही हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी तकनीकी बदलाव है जो बहुत तेजी से आ रहे हैं, अडॉप्ट किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भी कानूनों की प्रक्रिया चल रही है जिसमें सरकारों को कानून बनाकर तय करना है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन यह तय है कि दुनिया की आईटी इंडस्ट्री को अपने मझोले कामों के लिए, मैनेजरियल कामों के लिए, व्यवस्था के कामों के लिए, प्रोसेसिंग के कामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सफलतापूर्वक लागू करने का तरीका मिल गया है। और इसलिए नौकरियां उतनी संख्या में तो वापस नहीं लौटेंगी, इस बात की पूरी संभावना है। और नौकरियां अब जो वापस लौटेंगी नौकरियां, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेटेबिलिटी वाले जॉब्स में होंगी, और उसके लिए लोगों को नए तरीके से अपने को अप स्किल करना होगा, नए तरीके से ट्रेनिंग करना होगा। एक पहली बात। दूसरी बात है कि जो दुनिया में डिकार्बनाइजेशन की मुहिम शुरू हुई है, कंपनियों को अपने तौर तरीके बदलने पड़ रहे हैं, उसमें भी जो तकनीकी बदलाव आएंगे पर्यावरण की दृष्टि से अपने उत्पादन को सुरक्षित बनाने के लिए, उसका भी असर पुराने किस्म के रोजगारों पर पड़ेगा, पुराने किस्म के तौर तरीकों पर पड़ेगा। तो दोनों ही तरह से अब बाजार में उतनी नौकरियां लौटने की संभावना तो कतई नहीं है जो हम कोविड से पहले देख रहे थे। नए साल में कार कंपनियों की ओर से कीमतों में इजाफे के बाद एंट्री लेवल कारों की बिक्री पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। व्यापारियों का मानना है कि बढ़ी हुई कीमतों के बाद डीलर्स के पास कारों की इन्वेंट्री बढ़ सकती है। नवंबर में कार डीलर्स के पास 61 से 64 दिनों की इन्वेंट्री थी, जो अक्टूबर में 63 से 66 दिनों के स्तर पर थी। सभी बड़ी कंपनियों की ओर से कारों में 1 से 2% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। सर, कार की कीमतों में बढ़ोतरी से बाजार पर क्या बदलाव आएंगे?
भारतीय कार का बाजार बायर्स के मार्केट की जगह सेलर्स के मार्केट में बदल गया और ये बड़ा शिफ्ट हुआ है। आज से 7-8 साल पहले तक भारतीय कार के बाजार में उपभोक्ता किंग था। उसे छोटी सस्ती कारें चाहिए थी, उसको लुभाने के लिए तरह तरीके की कारें लॉन्च की जाती थी। हमने एंट्री लेवल कारों में 5 लाख रुपए से 6 लाख 7 लाख रुपए की कारों में गहरी प्रतिस्पर्धा देखी थी। कोविड के बाद ये सब ध्वस्त हो गया, छोटी लेवल की कारें बिकना बंद हो गई और अब ये सेलर्स का मार्केट हो गया। सेलर्स के मार्केट का मतलब अब कंपनियां अपनी कार की डिलीवरी के लिए, कार की आपूर्ति के लिए ग्राहक को लंबे समय के लिए इंतजार कराती हैं। क्योंकि सीमित चुनिंदा ग्राहक हैं और उनको कार खरीदनी होती है और उनके पास वो उनकी सेकंड या थर्ड कार होती है, तो वो उसकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। इस व्यवस्था से जो पूरा ऑटो डीलरशिप का ढांचा है वो बदल गया है। अब ऑटो डीलरशिप में ऑटो डीलर जो कारें बेचते हैं वो छोटी कारों के ग्राहक नहीं देख रहे हैं, इसलिए उसकी कोई इन्वेंट्री भी तैयार नहीं कर रहे हैं और बड़ी कारों के ग्राहक इंतजार कर सकते हैं, इसलिए आपको लंबी वेटिंग लिस्ट दिखती है कारों में जो उपलब्ध है। और इसका असर ये होगा कि अगले 1-2 साल के भीतर आपको कार डीलरशिप की संख्या में कमी आती दिखेगी। एक झटका तो हमने कोविड के दौरान देखा था, बहुत सारी छोटी कार डीलरशिप बंद हुई थी और अब क्योंकि बड़ी कारें हैं और उनके वैल्यू ज्यादा है पर उनके नंबर्स कम होंगे, तो ये कार डीलरशिप अपने आप को पुनर्गठन करेगी और इसलिए हमें इन्वेंट्री के लेवल अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस के एक कदम से प्रीमियम फुटवेयर इंडस्ट्री में अफरा तफरी का माहौल है। बीआईएस ने चाइना और वियतनाम से प्रीमियम फुटवेयर इंडस्ट्री के कारखानों को प्रमाणित नहीं किया है। ऐसे में अगर कुछ महीनों में डिज़ाइनर, लग्जरी और महंगे जूते रिटेल मार्केट से बाहर हो सकते हैं। सर, क्या पूरा मामला है ये लगभग वैसा ही हो रहा है जैसा कि भारत में कई सारे और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के मामले में हुआ था, जो चीन से आते हैं और जिन्हें भारतीय गुणवत्ता का प्रमाणन उपलब्ध नहीं है और उन्हें रिजेक्ट किया जाता है, इसीलिए भारत में बने हुए फोन्स और बाकी उनका इस्तेमाल होता है। अभी भी आसानी से आप इंपोर्ट करके नहीं ला सकते। फुटवेयर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता था। फुटवेयर इंडस्ट्री में प्यूमा, एडिडास जैसे जो ब्रांड हैं, इनकी फैक्ट्रियां वियतनाम और चीन में चलती हैं और वहां से वो सामान इंपोर्ट करके भारत में लाया जाता है। अब यहाँ एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है। भारत का जो मानक ब्यूरो है बीआईएस, उसने कहा है कि उसने ये शूज जो भारत में आपको मिल रहे हैं विदेशी ब्रांड्स के, इन्हें भारतीय व्यवस्था के तहत प्रमाणित नहीं किया है। ये काफी बड़ा झटका है। भारत में इंपोर्टेड ब्रांडेड शूज का एक बहुत बड़ा बाजार है और जिसमें हर तरीके का इसमें सेकंड लेवल के, फर्स्ट लेवल के शूज का, दोनों का बड़ा बाजार है और बड़ा इंपोर्ट भी भारत में इसके लिए होता है। तो अगर ये बीआईएस का पैमाना लागू किया जाता है तो ये जो काफी बड़े ब्रांड जो भारत में ईस्ट एशिया के रास्ते से आकर बिक रहे हैं, इनकी बिक्री प्रभावित हो सकती है और इनकी आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्था यूके ने 2027 से अपने यहाँ स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर कार्बन टैक्स लगाने की योजना बनाई है। स्टील और एल्यूमिनियम के अलावा सेरामिक और सीमेंट इंपोर्ट पर भी ये टैक्स लागू होगा। भारत में स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट उत्पादन में भारी कार्बन उत्सर्जन होता है और यूके में कार्बन टैक्स की वजह है। भारत से यूके को इन 3 चीज़ों से होने वाले एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। यूके से पहले यूरोपियन यूनियन ने भी अपने यहाँ कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। सर, आ ही गया ये टैक्स जिसकी हम बात लगातार कर रहे थे, इकोनॉमिकम में भी हमने चर्चा की थी, क्या तैयारी है? हम लोग विस्तार से बता चुके हैं कि कार्बन टैक्स आ जाएगा और देखिए दुबई की बैठक में जो भी पीछे चलता रहा हो, जिन देशों को अपने यहाँ कार्बन रोकना था उन्होंने कार्बन टैक्स लगा दिया। यूरोपियन यूनियन के बाद यूके ने भी कह दिया 2027 बहुत दूर नहीं है। दुनिया में एक नया टैक्स है जो उन उद्योगों पर लगाया जाएगा, उन देशों पर लगाया जाएगा, उन कंपनियों पर लगाया जाएगा जिनके उत्पादन से कार्बन का उत्सर्जन होता है। और अब धीमे धीमे इसमें से उत्पाद भी उभर कर सामने आने लगे। हमने आपको बताया था कि जब कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म की व्यवस्था लागू की थी यूरोपियन यूनियन ने, तो भारत जैसे देशों से ये कहा था कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन का आंकड़ा भेजें। सारी कंपनियों से कहा गया था उन्हें बड़े रिटर्न्स फाइल करने होंगे कि किन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं। और अब स्पेसिफिकली वो प्रोडक्ट निकल कर आने लगे हैं, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट और सेरेमिक। ये 4 बड़े प्रोडक्ट निकल कर आए हैं जिन पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। 2027 से डेडलाइन भी आ गई है यूरोपियन यूनियन के बाद। तो अब यूरोप का बाजार खासतौर से भारत और एशिया के देशों के लिए निर्यात की दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कार्बन टैक्स आने के बाद एक नए तरीके का टैरिफ बैरियर, एक नए तरीके का टैरिफ मैकेनिज्म स्थापित होगा जो अभी तक उपलब्ध नहीं था। सर, भारत पर क्या असर होगा इसका? इस घोषणा की रोशनी में भारत और यूके की जो प्रस्तावित ट्रेड डील है, जो भारत और यूके के बीच जो प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता, वो मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि भारत से निर्यात में कार्बन का उत्सर्जन काफी ज्यादा है। आपको याद होगा कि भारत के सरकार की तरफ से, सरकार के बड़े मंत्री ने कहा था कि कार्बन उत्सर्जन टैक्स या ये कार्बन टैक्स लगाना ये अन्याय है, उचित नहीं है और भारत इसे चुनौती देगा। अब यूके की तरफ से इसे आ जाने के बाद
भारत से होने वाले जो प्रमुख निर्यात हैं, उन निर्यात के लिए इस बाजार में पहुंच और मुश्किल हो जाएगी। भारत के निर्यातक पहले से ही भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ वाणिज्य मंत्रालय के पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह से उन्हें इस कार्बन टैक्स की व्याधि से समस्या से निजात दिलाए। लेकिन अब पूरे यूरोप में, लगभग यूरोप के बड़े हिस्से में कार्बन टैक्स लागू हो गया है। ऐसी स्थिति में यूके के साथ ट्रेड डील कैसे होगी, ये देखना होगा। और चूंकि इसमें ध्यान देना जरूरी है कि अभी ये उन उत्पादों पर या उन चीजों पर लगाया जा रहा है जो मुख्य रूप से धातुएं हैं, लेकिन ये एक्सटेंड होकर उन उत्पादों पर भी लगेगा जिन उत्पादों में इन धातुओं का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वह एल्यूमिनियम हो या स्टील हो या सेरेमिक हो, इनका उत्पादन जिन भी चीजों में हो रहा है, वहां भी ये कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। और ये एक नए तरीके की टैक्स व्यवस्था है जो भारत के निर्यात के लिए आने वाले समय में भारत के निर्यातकों को बड़े बदलावों पर मजबूर करेगी। जापान में आर्थिक ग्रोथ में रिकवरी और महंगाई बढ़ने के बावजूद वहां के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में नेगेटिव जोन में बरकरार रखा है। मंगलवार सुबह बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों पर अपना फैसला सुनाया। ब्याज दरों को नेगेटिव 0.1% पर स्थिर रखा गया है। जापान के केंद्रीय बैंक इस फैसले के बाद वहां के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। सर, क्यों किया? जापान ने दुनिया से उल्टा क्यों चला? जापान का फैसला काफी दिलचस्प है और जापान का फैसला अब दुनिया के मुद्रा बाजार में बड़ी हलचल मचा रहा है। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही हैं। केवल 2 अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं, चीन और जापान, जिन्होंने अपने यहाँ ब्याज दरों को कम रखा है और 0 से नीचे रखा है। हालांकि जापान में महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन उसके बाद भी जापान अब कई तरह से निर्यात के बाजार में चीन को प्रतिस्पर्धा देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से संकट आ रहे हैं, हम आपको लगातार बता रहे हैं, उसमें चीन का निवेश और चीन के बड़े निवेशक धीमे धीमे जापान की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जापान अपनी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए करेंसी और इंटरेस्ट रेट में कमी, करेंसी डिवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट में कमी की रणनीति अपना रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए थोड़ा सा प्रत्याशित और चौंकाने वाला है। अगर जापानी येन इसी स्थिति में रहा या ब्याज दरें वहां कम निचले स्तर पर रही, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 5% और जापान की अर्थव्यवस्था में 0.1% की जो ब्याज दर है, ये दुनिया में निवेश के प्रवाह को, दुनिया में पूंजी के प्रवाह को काफी उलट पुलट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। लाल सागर में बढ़ते तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखा जा रहा है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव बढ़ने लगा है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर $78 के ऊपर चला गया है। लाल सागर में यमन के हुती विद्रोही कई विदेशी मालवाहक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, जिस वजह से लाल सागर के रास्ते कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है और इसी वजह से तेल की कीमतों में तेजी है। अमेजन जल्दी कर्ज के बाजार में एंट्री करेगा। कंपनी का इरादा यूपीआई के जरिए क्रेडिट मार्केट में घुसने का है। 2024 की पहली छमाही में कंपनी इस बाजार में एंट्री कर सकती है। इस साल सितंबर में एनपीसीआई ने क्रेडिट ऑन यूपीआई फीचर का ऐलान किया था। सोमवार को संसद में नया टेलीकॉम बिल पेश हो गया। इस बिल में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को प्रशासनिक ऑर्डर के जरिए बांटने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि बिल पेश करने से पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सफाई मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी प्रक्रिया को छोड़ प्रशासनिक ऑर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। कोई टिप्पणी सर आपकी? तेल की कीमतों पर दोबारा निगाह रखनी होगी, क्योंकि लाल सागर के हिस्से में कई सारी शिपिंग कंपनियों ने अपने संचालन सीमित कर दिए हैं या संचालनों को रोक दिया है। खासतौर से यमन और हुती विद्रोही के हमले जिन इलाकों में हो रहे हैं उन्हें देखते हुए, और इसका असर पूरी दुनिया में तेल की सप्लाईज पर पड़ेगा। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों पर अभी भी दबाव बना हुआ है। मंदी की संभावना को देखते हुए दुनिया में उत्पादन में कटौती की कोशिशों के बावजूद कच्चा तेल $80 से ऊपर नहीं गया, लेकिन जियोपॉलिटिकल रीजन्स के कारण सुरक्षा संबंधी चुनौतियां कच्चे तेल के बाजार को प्रभावित कर रही हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो